Hello students, today we will study BA second year English third poem To a Skylark by P.B. Shelley। ये CCS यूनिवर्सिटी के कोर्स में इंक्लूडेड है। So let's get started with study magic। To a Skylark by P.B. Shelley। इसमें स्काईलार्क का मतलब अबाबील पक्षी से है जो इंग्लैंड में पाया जाता है। अबाउट द ऑथर पर्सी बुशी शैली। इनका जन्म 1792 में फील्ड पैलेस में हुआ था, ससेक्स में। इनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में नहीं था, नए गेम्स में, बट इनका कीन इंटरेस्ट केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स में था और स्टडीज़ में भी इनका बहुत इंटरेस्ट था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ लॉन्ग वॉक्स इन ओपन कंट्री साइड। इन द पोम वी सी हिज पैसिमिस्टिक नेचर। हम उनका पैसिमिज्म देखते हैं कि वो हमेशा लाइफ की डार्कर साइड को ही देखते रहते हैं। वो हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद खुशी कहीं और है जो उनके पास नहीं है। लेट्स सी हिज हिस्ट्री। वे एक ज़मींदार के पुत्र थे और उनके पास सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उन्हें पूरे जीवन भर परेशानियों से जूझना पड़ता है। इसका कारण इनकी हिस्ट्री में पता नहीं चलता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि उनका माइंड का थॉट प्रोसेस किस तरीके का था यह हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक भाई, इनके सिबलिंग्स के बारे में बताया जाता है कि इनका एक भाई होता है और 5 बहनें होते हैं और ये उनमें से सबसे बड़े होते हैं। इनके संबंध सबसे अच्छे होते हैं, फिर भी ये खुश नहीं रह पाते। पीबी शैली की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो घर पे होती है, जिसका विवरण द लाइफ ऑफ पर्सी बुशी शैली में दिया गया है, जो उनके मित्र व चचेरे भाई थॉमस मैडविन ने लिखी थी। इनका जो आगे की पढ़ाई होती है उसने एटॉम कॉलेज में पढ़ाई की और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला ली। वर्ष 1811 में इनका ये एक पैम्पलेट निकालते हैं जो कि एक एनोनिमस नेम से होता है, जिसका कोई नेम नहीं होता है। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, नास्तिकता की अनिवार्यता, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रशासन का ध्यान आकर्षित होता है और फिर इनको आदेश दिया जाता है कि ये उपस्थित हों। फिर उसमें कहा जाता है कि जिसमें जो भी इसमें लिखा है उसे तुम अस्वीकार कर दो, लेकिन वो नहीं मानते हैं और वो उन्हें फिर ऑक्सफोर्ड से निष्कासित कर दिया जाता है, जो कि 25 मार्च 1811 में होता है। उनसे उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, लघु कविताएं लिखी, और जिसमें से ऑजमैंडियस उल्लेखनीय है, ओडी टू द वेस्ट विंड है और बहुत सारी हैं। क्योंकि इनकी थॉट की प्रोसेस सबसे अलग होती है, इसीलिए सामाजिक सरोकारों से अलगाव हो जाने के कारण रिश्तेदारों से भी उससे नाता तोड़ लिया जाता है और फिर शैली ने इंग्लैंड को छोड़कर इटली को अपना लिया और बाद में जीवन उसमें रहने लगे, वहीं बिताने लगे और वहीं पे अपनी रचनाओं को रचने लगे। इनकी डेथ 1822 में डूबने के कारण होती है। अब इस पोएम के बारे में हम देखेंगे जो इन्होंने लिखी है। ये एक परफेक्ट लिरिकल पोम है। लिरिकल पोम मीन्स एक शॉर्ट पोम जो कि स्टैंजाज में होती है, जो डायरेक्टली थॉट्स एंड सेंटिमेंट्स बताती है पोएट के। इसमें 21 स्टैंजाज हैं जो कि रेगुलर हैं। रेगुलर मीन्स एवरी स्टैंजा हैज़ इक्वल लाइन्स, तो इसमें इक्वल लाइन्स हैं, 5 लाइन्स। दिस पोएम इज़ अ मास्टरपीस। वाई इट्स मास्टरपीस? क्योंकि इसमें वेल्थ है सिमिली और मेटाफर की। इसमें बहुत सारी सिमिली और मेटाफर यूज़ करा गया है। लेट्स सी। सिमिली होता है उपमा, ही इज़ लाइक अ टाइगर, वो टाइगर की तरह है। मेटाफर मीन्स डायरेक्टली वी आर सेइंग ही इज़ टाइगर, वो टाइगर है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ पोम।
Hail to thee, blithe spirit, bird thou never read, that from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. यहाँ पे कवि पक्षी को प्रसन्न आत्मा कहकर पुकारता है। वह उसे एक स्वच्छंद आत्मा की तरह देखता है जो कि पूरी तरह से फ्री है, क्योंकि वह देखता है कि आकाश में सबसे ऊंचे भाग में उड़ता है। वह अपने पूर्ण संगीत की लहरों संसार पर बहा रहा है, लहरों को बहा रहा है, जिसमें उसकी भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। वह कहता है कि उसका संगीत पानी के बहाव के समान निर्विघ्न है, मतलब उसमें कोई भी वेव नहीं आ रही है, कोई भी अप डाउन नहीं है, निर्विघ्न है। उसके संगीत का सौंदर्य कवि के मन पर छा जाता है, क्योंकि वो स्वाभाविक है, नेचुरल है और स्वच्छंद कला का नमूना है, मतलब एक स्वतंत्र रचना है, मतलब उसमें कोई भी बनावटी चीज़ नहीं है, इसलिए उसको ये पसंद आता है। The pale purple even melts around thy flight like a star of heaven in the broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. इस पद्यांश में कवि कहता है कि पक्षी अदृश्य है, कि पक्षी मुझे दिख नहीं रहा है, केवल गीत सुन सकता हूँ मैं। कवि के अनुसार पक्षी की उड़ान के आसपास की लालिमा बहती प्रतीत होती है। वह सोचता है, मतलब प्रतीत होती है, मतलब उसे वो दिख नहीं रहा है, प्रतीत हो रहा है केवल। वह एक अति सुंदर चित्र है। कवि चिड़िया को दूर आकाश में उड़ते स्पष्ट नहीं देख सकता, वो उसे स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, वो सिर्फ उसके केवल पक्षी के पंखों के फड़फड़ाने की गति या चाल का आभास करता है। पंखों के समीप का लाल रंग चलता, कांपता तथा बहता प्रतीत होता है। शैली को ऐसा लगता है जैसे आकाश की लालिमा बह रही हो। उसके पश्चात शैली पक्षी की तुलना उस सितारे से करता है जिसे सूर्य के प्रकाश में देखने का प्रयत्न किया जाए, जैसे वह तारा दिखाई नहीं देता। वह कहता है कि पक्षी उस सितारे की तरह है जो कि सूर्य के प्रकाश में नहीं दिख पा रहा है, ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में कोई भी तारा दिख नहीं सकता, वैसे ही वो पक्षी नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार पक्षी भी आंखों से ओझल है, परंतु फिर भी पक्षी के संगीत को जो मुक्त भाव से अपने हृदय के गहरे भावों को व्यक्त कर रहा है, सुना जा सकता है, क्योंकि उसका संगीत इतना भावपूर्ण है, इतना मंत्रमुग्ध करने वाला है, इतना हिप्नोटाइज करने वाला है कि वो उसे अच्छे से सुन पा रहा है, उसे महसूस कर पा रहा है।